हे गाइस, वेलकम टू द माइनिंग ज्ञान। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीएमआर 2017 का चैप्टर नंबर 11 के सारे एमसीक्यूज देखेंगे, है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो अगर अभी तक आपने, उसके पहले मैं बता दूं कि अगर अभी तक आपने वीडियो माइनिंग ज्ञान का ऐप डाउनलोड नहीं किया गूगल प्ले स्टोर से, तो जल्दी से जाइए डाउनलोड करिए, स्टडी मटेरियल्स वगैरह देखिए और ईसीएल के एग्जाम की भी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, है ना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है, जिसमें ये बोलता है कि if percentage of inflammable gas or emission per ton bring the same in a higher degree of gasiness, owner, agent or manager shall within 24 hours inform। अगर इन्फ्लेमेबल गैस का परसेंटेज या फिर उसका एमिशन पर टन, जो रेट ऑफ एमिशन है पर टन, वो जो है तो वो इस टाइप का है कि भैया हमको अपनी जो सीम है उसे हायर डिग्री ऑफ गैसिनस में कन्वर्ट करना है, तो उस केस में ओनर, एजेंट और मैनेजर जो है तो 24 घंटे के भीतर किसे इन्फॉर्म करेंगे। आपका पहला ऑप्शन है 1 करोड़ के लिए, ऑप्शन नंबर ए चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर बी रीजनल इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर सी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड ऑप्शन नंबर डी एनी वन ऑफ द अबव। क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? 50-50 किसी का भी इस्तेमाल करो, लेकिन ऑप्शन जो है तो वो तो रीजनल इंस्पेक्टर ही सही होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज याद में रखनी है यार कि देखो पहली चीज तो एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, अपन यहाँ पे 2-3 चीजें और मतलब इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करते चलेंगे कि आखिर डिग्री ऑफ गैसिनस क्लासिफाई कौन करता है। एक क्वेश्चन ये हो गया, हु विल क्लासिफाई द डिग्री ऑफ गैसिनस। ठीक है, डिग्री ऑफ गैसिनस को क्लासिफाई कौन करता है, तो इसका आंसर होता है चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है, उसने क्लासिफाई कर दिया हर एक सीम का डिग्री ऑफ गैसिनस क्लासिफाई करने का काम चीफ इंस्पेक्टर का होता है। चीफ इंस्पेक्टर जो है तो वो अपने इंस्पेक्टर्स या फिर असिस्टेंट्स के द्वारा किसी से भी करवा सकता है इन्वेस्टिगेशन का काम। ठीक है, अब यहां पे जो डिग्री ऑफ गैसिनस चीफ इंस्पेक्टर द्वारा क्लासिफाई की गई है, कभी कभार क्या होता है कि उसका आगे चल के हमें एक्सट्रैक्शन करते करते जब हम माइनिंग करते हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ते टाइम हमें ऐसे संकेत मिलने लगते हैं कि जो परसेंटेज ऑफ, मान लो फर्स्ट डिग्री के हिसाब से गैस एमिट हो रही थी, निकल रही थी, फर्स्ट डिग्री के हिसाब से निकल रही थी, फर्स्ट डिग्री गैस की सीम माइन थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें क्या होने लगा, ज्यादा गैस निकलना स्टार्ट हो गया। जब ज्यादा गैस निकलना स्टार्ट हो गया तो क्या हो गया, उसे अब भैया हायर डिग्री ऑफ गैसीनेस में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, आप पहले प्रिकॉशंस फर्स्ट डिग्री के हिसाब से ले रहे थे, मतलब कम प्रिकॉशंस, कोई ज्यादा तामझाम नहीं, टेंशन फ्री, एकदम बिंदास, है ना। लेकिन जब सेकंड डिग्री में पहुंचा तो भैया थोड़ा तो प्रिकॉशंस लोगे, वेंटिलेशन इफेक्टिव बनाओगे, हर एक चीज आपको ध्यान में लेके चलना है, ब्लास्टिंग वगैरह भी सेफ्टी के साथ करोगे, तो ये सारी चीजें मायने रखती हैं। इसलिए आपको ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप कभी पढ़िएगा, बाकी हमारे लेक्चर्स तो आप देख ही सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें ये बोलता है इन हाउ मेनी डेज ओनर, एजेंट और मैनेजर शैल डू द एग्जामिनेशन ऑफ एमिशन एंड परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस एटलीस्ट वंस। ओनर, एजेंट और मैनेजर कितने दिन में एक बार जो है तो एमिशन, रेट ऑफ एमिशन का या फिर परसेंटेज का जो है तो इन्फ्लेमेबल गैस का रेट ऑफ एमिशन या फिर इन्फ्लेमेबल गैस का परसेंटेज टेस्ट, इसका एग्जामिनेशन जो है कितने दिन में एक बार करना जरूरी है ओनर, एजेंट और मैनेजर के लिए। ठीक है, जनरल बॉडी ऑफ एयर में, है ना, या फिर जो भी कोल रेज किया जाता है उसके हिसाब से रेट ऑफ एमिशन कितने दिन में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 15 दिन, ऑप्शन नंबर बी 30 डेज, ऑप्शन नंबर सी 45 डेज एंड ऑप्शन नंबर डी 7 डेज। क्या लगता है आपको कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 30 डेज इज द राइट आंसर, है ना। अब आप लोग, कुछ लोग बोलोगे कि भैया ये सब कहाँ दिया है ना। तो जो पिछला क्वेश्चन था, वो पिछला क्वेश्चन नंबर 1 जो है तो आपको रेगुलेशन नंबर 133 के सब रेगुलेशन 2 में मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको रेगुलेशन नंबर 133 के सब रेगुलेशन नंबर 6 में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि बोलता है इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक द प्रिकॉशंस विद इन 24 आवर्स, देन फॉर मैक्सिमम हाउ मेनी डेज रीजनल इंस्पेक्टर कैन परमिट इन राइटिंग टू टेक रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस। देखिए, अब यार देखो, क्वेश्चन अपने से बनाया हूं, थोड़ा टफ पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चंस, मतलब अपने से बनाने में, है ना। तो हो सकता है कुछ गलती आपको समझ में आए, बट मैं आपको समझा देता हूं कहना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हो।
मेन बात तो ये है ना। तो देखो बोल रहा है, मान लो आपको फर्स्ट डिग्री गैसीनेस वाली सीम है, उसको हायर डिग्री मतलब सेकेंड डिग्री या फिर थर्ड डिग्री कुछ भी हो सकता है, हायर डिग्री ऑफ गैसीनेस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कन्वर्ट हो गई, आपको पता है कि भाई अब मेरी फर्स्ट डिग्री गैसी सीम थी, आपने रीजनल इंस्पेक्टर को बताया कि भैया यहाँ पे तो हमारा जो रेट ऑफ एमिशन है, जो इनफ्लेमेबल गैस का परसेंटेज है, वो तो सेकंड डिग्री के हिसाब से, तो मतलब अब इसको आपको सेकंड डिग्री के में कन्वर्ट करना है, ये कहानी हो गई। अब आपको रीजनल इंस्पेक्टर बोलेगा काम करो, सेकंड डिग्री के हिसाब से जो भी प्रिकॉशंस है 24 घंटे के भीतर वो सारे प्रिकॉशंस ले लो। अब आपके लिए वो चीज इतनी जल्दी व्यवस्था करना इम्पॉसिबल है ना। मतलब आपको ऐसा लगता है पॉसिबल अगर नहीं हो पाया आपके लिए कि भैया नहीं हो सकता, आप रीजनल इंस्पेक्टर जी को बोलोगे कि नहीं हो सकता है, आप मुझे राइटिंग में एक परमिशन दे दीजिए कि हाँ इतने दिन के लिए मतलब मैं ये चीजें टाल सकता हूं, मतलब थोड़े कुछ प्रिकॉशंस लूंगा, जो चीजें मेरे पास नहीं है उसके हिसाब से जब वो चीजें अवेलेबल हो जाएंगी तो मैं उनको भी अप्लाई कर दूंगा, लेकिन मुझे एक टाइम पीरियड दे दीजिए। तो मैनेजर रीजनल इंस्पेक्टर जो है कितना टाइम, मैक्सिमम कितना टाइम दे सकता है इस केस में, है ना भाई। सामने वाला तो टाइम मांगेगा कि भैया मुझे कुछ टाइम दे दो, लेकिन वो मैक्सिमम कितना टाइम पीरियड दे सकता है रीजनल इंस्पेक्टर कि भैया ठीक है आप इतने दिन के अंदर अंदर ये व्यवस्था कर लीजिए। ठीक है, तो कितना टाइम के लिए वो कर सकता है। तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 30 डेज, ऑप्शन नंबर बी 20 डेज, ऑप्शन नंबर सी 60 डेज, या फिर ऑप्शन नंबर डी 10 डेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 60 डेज, मैक्सिमम 60 दिन के लिए। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक, मैक्सिमम 60 दिन के लिए। ठीक, तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा, ये भी आपको मिल जाएगा सब रेगुलेशन 2 में। ठीक है, रेगुलेशन 133 के सब रेगुलेशन नंबर 2 का लास्ट पैरा, है ना, मतलब 3 वाले सब रेगुलेशन के जस्ट ऊपर दिया हुआ है लास्ट पैरा, है ना, तो याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि ये बोलता है विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रीजनल इंस्पेक्टर शैल वेरीफाई एंड इन्वेस्टिगेट द डिग्री ऑफ गैसीनेस। रीजनल इंस्पेक्टर को, अब देखो डिग्री ऑफ गैसीनेस हायर डिग्री या फिर लोअर डिग्री ऑफ गैसीनेस में चेंज करना है, तो ओनर एजेंट और मैनेजर क्या करेंगे, एक रिसिप्ट भेजेंगे, रीजनल इंस्पेक्टर को भेजते हैं। ठीक है, अब ये जो रिसिप्ट मिलती है रीजनल इंस्पेक्टर को, तो रिसिप्ट मिलने के कितने दिन के भीतर या फिर कितने समय के भीतर जो है तो रीजनल इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी ये बनती है कि भाई मुझे रिसिप्ट मिल गया, इतने समय के भीतर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जाके उस माइंस का या फिर उस सीम का डिग्री ऑफ गैसीनेस वेरीफाई करूं और इन्वेस्टिगेट करूं। ठीक है, तो ये रीजनल इंस्पेक्टर की मतलब एक जिम्मेदारी हो गई कि भैया मैं ओनर एजेंट और मैनेजर ने तो इन्फॉर्म कर दिया, अब इन्फॉर्मेशन मिलने के कितने समय के भीतर वो जाके वेरीफाई करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा डिग्री ऑफ गैसीनेस। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, मतलब यही चीज आपको बताना है कितने समय के भीतर, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 45 दिन। भाग गया यार 45 दिन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए अब जल्दी जल्दी बढ़ते हैं यार, आप लोगों को भी लगा कितना बोर करता है ये आदमी, है ना। तो चलो देखते हैं आगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 30 डेज। ठीक है, तो 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये आपको 2 और 4 दोनों सब रेगुलेशंस में मिल जाएगा। रेगुलेशन नंबर 133 के सब रेगुलेशन 2 एंड 4 में दोनों में ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, लोअर और हाई डिग्री दोनों केस में सेम है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि बोलता है within what distance of all entrances to the mine wall surface structures shall be of fireproof material। मतलब कि बोलता है यार कि जितने भी माइंस के अंदर एंट्रेंसेस, अंडरग्राउंड माइंस के लिए जो भी जितने भी एंट्रेंसेस हैं, उन एंट्रेंसेस से कितनी दूरी तक, मतलब मान लो ये शाफ्ट है, ये आपका माइंस का एंट्रेंस है ना, अब सरफेस पे ये आपका सरफेस है, अब यहाँ पे कुछ बिल्डिंग बनी हुई है, कुछ भी बना हुआ है, पेड़ पौधे हैं, है ना। तो बोल रहा है कि यार ये माइन एंट्रेंस से कितनी दूरी तक, पूरा रेडियस लेके चलना है, कितनी दूरी तक आपको जो है तो हर एक मटेरियल, हर एक चीज फायर प्रूफ होना चाहिए, है ना। माइन एंट्रेंस से कितनी दूरी तक आपका हर एक मटेरियल फायर प्रूफ होना चाहिए, उससे ज्यादा दूरी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कितनी दूरी तक, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर या फिर 10 मीटर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वीडियो पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं।
हालांकि इसका आंसर आपको कहाँ मिल जाएगा, इसका आंसर आपको मिल जाएगा रेगुलेशन नंबर 135 में सब रेगुलेशन नंबर 1, ठीक है, यहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या होगा वहां पे आपको मिलेगा 10 मीटर। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें कि ये बोलता है कि विद इन हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम द माइन एंट्रेंसेस कंबस्टिबल मटेरियल मस्ट नॉट बी स्टोर्ड। माइन एंट्रेंस से कितनी दूरी तक हमें एक भी कंबस्टिबल मटेरियल स्टोर करके नहीं रखना है, मतलब कोई भी मटेरियल कंबस्टिबल नहीं होना चाहिए। 10 मीटर की दूरी तक तो हर एक चीज फायर प्रूफ होना चाहिए, लेकिन कभी कभार आपको माइंस में ले जाने के लिए या फिर कोई काम करने के लिए आपको कंबस्टिबल मटेरियल लाना पड़ता है। लकड़ी का आइटम कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज लानी तो पड़ेगी, लेकिन वो कंबस्टिबल मटेरियल को आप स्टोर करके नहीं रखोगे, है ना। माइन एंट्रेंस से 15 मीटर की रेंज में वो सारी चीजें कंबस्टिबल मटेरियल, ज्वलनशील जो चीजें हैं उनको स्टोर करके नहीं रखना है। ठीक है, ये चीज बोल रहा है। डीजल हो गया, ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, कुछ भी, मतलब कि इनको स्टोर करके नहीं रखना है। तो इसके लिए आपको कितनी दूरी तक आपको स्टोर नहीं करना है, 6 मीटर हो गया, 9 मीटर हो गया, या फिर 15 मीटर, या फिर 20 मीटर। तो आपका करेक्ट आंसर आपको कहां मिल जाएगा, आपको ये मिलेगा रेगुलेशन नंबर 135 के सब रेगुलेशन नंबर 2 में इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा कि 15 मीटर के भीतर आपको एक भी चीज स्टोर नहीं करना है, उसके बाहर आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, माइन एंट्रेंस से कम 15 मीटर का डिस्टेंस में तो कोई भी चीज स्टोर नहीं करके रखना है। अगर आप रखते भी हो तो वो चीज, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि अगर आप रखते भी हो तो वो चीज आप कितने समय के लिए रख सकते हो, ऐसी चीजों को ही रखना है जो कि 24 घंटे के भीतर यूज्ड अप हो जाए। 24 आवर्स के अंदर अंदर वो चीजें अगर यूज्ड अप हैं, आपको यूज करना है, तो ही आप किसी चीज को इस रेंज में रखिए, अदरवाइज उसको बाहर कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं रखने की। ठीक है, आई एम सॉरी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि बोलता है विद इन हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम द माइन एंट्रेंस और ओपन कास्ट वर्किंग टू लाइट अ फायर और परमिट टू फायर टू बी लाइटेड एक्सेप्ट बाय परमिशन ऑफ मैनेजर इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, मतलब पूछ रहा है कि यार आपका माइन एंट्रेंस से या फिर ओपन कास्ट वर्किंग से, आपका माइन एंट्रेंस या फिर ओपन कास्ट वर्किंग से आखिर कितने डिस्टेंस तक जो है तो आप आग नहीं जला सकते हैं, या फिर जो है तो आप आग जलाने की परमिशन नहीं, या फिर कोई भी बिना, मतलब अगर मैनेजर परमिशन देता है तो उस केस की बात अलग है, एक्सेप्ट बाय परमिशन ऑफ मैनेजर, ये चीज वही बोल रहा है। तो क्वेश्चन थोड़ा टाइप करने में हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, अपने हिसाब से ठीक समझा रहा हूं मैं कि माइन एंट्रेंस या फिर कोई ओपन कास्ट वर्किंग से कितनी दूरी तक आप आग नहीं जला सकते हो। ठीक है, हाँ मैनेजर परमिशन देता है तो उस केस की बात अलग है, लेकिन प्रोहिबिटेड है, आग जलाना परमिशन नहीं है, आप आग नहीं जला सकते हो कितनी दूरी तक, उसके बाद आप आग जला लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आपके पास ऑप्शन है कि भाई माइन एंट्रेंस या फिर ओपन कास्ट वर्किंग से 10 मीटर की दूरी तक, या फिर 30 मीटर की दूरी तक, या फिर 15 मीटर की दूरी तक, या फिर 20 मीटर की दूरी तक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा, आपको इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा रेगुलेशन नंबर 135 के सब रेगुलेशन नंबर 5 में मिल जाएगा। ठीक है, हाँ चलो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है 15 मीटर। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कि बोलता है इन हाउ मेनी डेज कॉम्पिटेंट पर्सन शैल इंस्पेक्ट एट लीस्ट वंस top of all entrances, all open cast workings and any ground broken for precautions as well as presence of fire or indications thereof। कितने दिन में एक बार जो है तो कॉम्पिटेंट पर्सन जो है तो हर एक ओपन कास्ट वर्किंग्स को, जितने भी एंट्रेंसेस हैं, जितने भी मतलब माइंस के अंदर जितने भी एंट्रेंसेस हैं, या फिर कहीं पे ब्रोकन ग्राउंड है, या फिर उससे रिलेटेड जो प्रिकॉशंस लेने हैं, और प्लस फायर से रिलेटेड जो प्रिकॉशंस लेने हैं, प्रेजेंस ऑफ फायर से रिलेटेड, या फिर अगर कोई इंडिकेशन है, तो इसका इंस्पेक्शन जो है वो कितने दिन में एक बार करेगा। तो इसका आंसर आपको कहां पर मिल सकता है, इसका आंसर आपको मिलेगा रेगुलेशन नंबर 135 के सब रेगुलेशन नंबर 6 में मिल जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 डेज, 7 डेज, 6 डेज, 15 डेज, कितने दिन में एक बार जाके करेगा इंस्पेक्शन भैया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 7 डेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कि ये बोलता है in the written airway of depleting district and every gove which has not been isolated shall be tested for percentage of carbon monoxide and the Graham's ratio shall be determined in how many days respectively।
बोल रहा है कि यार आपका जितने भी रिटर्न एयरवे हैं डिप्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट्स के, जितने भी रिटर्न एयरवे हैं, है ना, रिटर्न एयरवे ऑफ द डिप्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट्स, या फिर जितने भी गोफ है जिनको आइसोलेट नहीं किया गया है, जिनको सील्ड ऑफ नहीं किया गया है, तो उन जगहों पे आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का टेस्ट करना होगा कि भाई ये कार्बन मोनोऑक्साइड कितना परसेंटेज है, और प्लस साथ में आपको ग्राहम्स रेशियो भी निकालना रहेगा। ठीक है, तो आप ये कितने दिन में एक बार करेंगे, दोनों का अलग अलग बताना। कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज टेस्ट कितने कितने दिन में करेंगे एक बार, और ग्राहम्स रेशियो कितने दिन में एक बार निकालना है। ठीक है, तो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड का, उसके बाद ग्राहम्स रेशियो का। ठीक है, दोनों का रेस्पेक्टिवली टाइप से आंसर देना है। तो 15 दिन में एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज टेस्ट होना चाहिए, या फिर 45 दिन में एक बार ग्राहम्स रेशियो निकाला जाना चाहिए। ठीक है, या फिर 15 दिन में 15 डेज 30 डेज, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, अलग अलग है ना। ये ग्राहम्स रेशियो सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज टेस्ट वाला हिस्सा इधर था, और इधर साइड क्या है आपका ग्राहम्स रेशियो वाला। ठीक, तो या फिर 7 दिन एंड 45 दिन, या फिर 7 डेज एंड 30 डेज। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 लाख के लिए सवाल, 1 लाख, समझ रहे हो? चलो, तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा 7 डेज एंड 30 डेज, मतलब 7 दिन में एक बार आपको क्या करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज टेस्ट करना है, वो भी चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अप्रूव्ड ऑटोमेटिक डिटेक्टर से। और आपको 30 दिन में एक बार क्या करना है, आपको CO फॉर्म्ड और O2 अब्सॉर्ब्ड जो है, तो इसका परसेंटेज निकालना है, इसका मतलब ग्राहम्स रेशियो पता करना है। ठीक है, अब ग्राहम्स रेशियो मतलब कितने परसेंटेज में क्या कितना स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है, हमें इस चीज से पता चलता है। तो ग्राहम्स रेशियो कितना होने पर कितना स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है, चलिए आप लोग ये कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। ठीक है, अगर किसी का मन करे तो, ना मन करे तो कोई बात ही नहीं है यार, उल्टे सीधे कमेंट्स तो करते ही रहते हैं सबके सब हैं। In below ground mines at least how many smoke helmets must be kept available? Underground mines में आखिर कम से कम कितने स्मोक हेलमेट्स होने चाहिए, हर वक्त अवेलेबल होने चाहिए, कितने स्मोक हेलमेट्स? आपका पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 5, 4, 3, 2, 4 खत्म हो गया। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 दिन में सॉरी कम से कम 2 स्मोक हेलमेट्स एटलीस्ट होने चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा, है ना। मेरा लेक्चर क्या है यार, मतलब 10 क्वेश्चन ठीक ठाक है, अपने मन से बना लेते हैं अपन, है ना, पसंद आए होंगे। आपको एक क्वेश्चन भी और दे देता हूं कि कितने टन से कम कैपेसिटी वाले डंपर्स में सेमी ऑटोमेटिक टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, है ना। कितने टन से कम डंपर्स में, कितने टनेज से, मतलब इतने से कम टनेज वाले डंपर्स में, कितने से कम टनेज वाले डंपर्स में फायर एक्सटिंग्विशर्स जो है सेमी ऑटोमेटिक टाइप के होने चाहिए। ठीक है, एक तो इसका आंसर आप लोग मुझे बता सकते हैं, क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों लिखना है यार, थोड़ा क्या है कंफ्यूजन हो जाता है, दूसरा लेक्चर में बता पूछ तो लिया लेकिन बाद में याद नहीं रहता, फिर पूरा लेक्चर सुनना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें आप बता सकते हैं। और स्टॉपिंग्स जो इरेक्टेड किए गए हैं आइसोलेशन के लिए, उनको कितने दिन में एक बार जो है तो कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा इंस्पेक्शन होना चाहिए। ठीक है, लीकेज के लिए और प्रेजेंस ऑफ गैस के लिए, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और आउटसाइड द स्टॉपिंग, है ना, एटमॉस्फेयर आउटसाइड द स्टॉपिंग, ये सारी चीज का जो एग्जामिनेशन है कितने दिन में एक बार होना चाहिए, आप इसका बारे में बता सकते हैं, है ना। चेकबोर्ड्स जो मेंटेन किए जाते हैं वो कितने समय के लिए, स्टॉपिंग्स में जो चेकबोर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं वो कितने समय के लिए मेंटेन किए जाते हैं, है ना। तो चेकबोर्ड्स का आपको बताना है, मतलब मैक्सिमम कितने समय तक आप, मतलब मिनिमम कितने समय तक के लिए आपको एक चेकबोर्ड मेंटेन करना होगा स्टॉपिंग में। ठीक है, नॉट लेस देन है, तो मतलब उससे ज्यादा आप मेंटेन कर सकते हो एक चेकबोर्ड को, लेकिन आपको कम से कम कितने दिन का डाटा उसमें होना चाहिए, कितने समय का डाटा होना चाहिए, ये आपको वहां पे बताना है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, कमेंट भी कर दोगे तो ठीक है, कुछ लोग बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है यार, 100 में 200 100 में एक खराब भी निकले तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।